हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऑब्सेशन पार्ट 5। दामिनी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मेनोएल तो उसके होठों को अपने होठों से दबाते चला जा रहा था, लेकिन दामिनी ने मेनोएल के चेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसे दूर धकेलते हुए कहा, आप पागल है क्या? आप हर वक्त मुझे खाने क्यों लगते हैं? ये क्या? दामिनी लंबी लंबी सांसें खींच रही थी। मेनोएल तो बस उसे देख मुस्कुराया जा रहा था। मेनोएल की कातिलाना स्माइल देख दामिनी ने चिढ़ते हुए कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? इससे पहले दामिनी कुछ और कहती, मेनोएल आगे बढ़ा और दामिनी की कमर पर अपना हाथ रख उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी नीलमणि जैसी चमकती आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी यमी हो कि तुम्हें खाने का मन करता है। दामिनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मैं कोई खाना हूँ जो आप मुझे खाते हैं? दामिनी का क्यूट सा फेस देख मेनोएल ने कहा, हाँ, तुम मेरा सबसे यमी वाला खाना हो। मैं तुम्हें जब तक नहीं खाता तब तक मेरा पेट नहीं भरता। दामिनी ने मुंह बनाते हुए अपनी नज़रें घुमा ली। ये देख मेनोएल ने उसकी तरफ झुकते हुए अपने होठों को एक बार फिर दामिनी के होठों पर रख दिया और इसे बड़े ही प्यार से एक सॉफ्ट किस दे दी। दामिनी ने गुस्से में मेनोएल की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे मेनोएल के होठ एक बार फिर दामिनी के होठों से टच हो गए। इससे पहले मेनोएल दामिनी से दूर होता, दामिनी ने कस के मेनोएल के होठों को अपने दांतों के बीच दबा बाइट कर लिया, जिससे मेनोएल के होठों से खून निकलने लगा। दामिनी का रिएक्शन देख मेनोएल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम बाइट करोगी? दामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ करूँगी। आप जब जब मुझे खाएंगे मैं आपको ऐसे ही सज़ा दूँगी, तब आपको मैं यमी नहीं लगूंगी, समझे? आप बहुत ही। दामिनी इतना कह ही पाती थी कि उसकी आधी आवाज़ उसके गले में अटक गई, क्योंकि मेनोएल ने अपने दांतों के बीच दामिनी के अपर लिप को दबा दिया और उसे शक करने लगा। आकाशलोक। पूरे आकाशलोक में युद्ध छिड़ा था। ड्रैगन असुर ने आकाशलोक पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला कर दिया। सभी आकाश शक्तियाँ ड्रैगन के सामने हार रही थी। तभी आकाशलोक के देवता ने कहा, आपने गलती कर दी दामिनी को पृथ्वी लोक पर भेजकर। अगर दामिनी होती तो इनकी औकात यहाँ आने की नहीं होती। इन्हें पता चल चुका है कि दामिनी यहाँ नहीं है और कायन भी नहीं है। अगर दामिनी और कायन से कोई यहाँ नहीं आया तो हम हमेशा के लिए आकाशलोक और उस शक्ति को खो देंगे। इससे पहले वहाँ के सभी लोग दम तोड़ते, तभी आकाशलोक में एक तेज रोशनी हुई और चारों तरफ सफ़ेद गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़ने लगीं और उन पंखुड़ियों के बीच एक आदमी खड़ा हुआ और अपने म्यान से एक तलवार निकाली। तलवार निकलते ही सभी ड्रैगन जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, क्योंकि उस तलवार का सामना करना या फिर उस शक्ति का सामना करना आसान नहीं था। उस आदमी को देख सभी रक्षक अपने घुटनों पर बैठ गए और कहा, कायन, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें लगा कि हम आज ही अपने अस्तित्व को खो देंगे और ड्रैगन हमें मारकर आकाशलोक जीत जाएंगे। लेकिन कायन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहाँ के गुरु ने कहा, ये कायन नहीं, उनकी छाया है। ये सब कुछ कर सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। कायन यहाँ होते हुए भी अपने दायित्व को निभा रहे हैं। पृथ्वी लोक सिटी हॉस्पिटल। वो लड़की बैठी हुई थी। तभी डॉक्टर बाहर आए तो उस लड़की ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर, वो लड़का कैसा है? ये सुन डॉक्टर ने कहा, वो अभी बेहोश है लेकिन कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। मिस सनाया, तब आप उनसे मिल सकती हैं। शनाया ये कोई आम लड़की नहीं, एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी है, जिसके लिए पैसे ही सब कुछ हैं। उसे लगता है कि दुनिया की सभी चीज़ें बस पैसे से खरीदी जा सकती है। सनाया सिखावत ख़ानदान की इकलौती बेटी और मेनोएल और समर की जान है। सनाया के एक इशारे पर मेनोएल और समर उसके कदमों में चांद तारे लाकर रखने को तैयार थे। शायद इसी वजह से सनाया किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करती। सनाया रूम से बाहर चक्कर काट रही थी, तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुन सनाया रूम में गई तो उसके सामने एक बेहद अट्रैक्टिव सा फेस था। वो फेस इतना साइन कर रहा था कि सनाया अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। सनाया को इस तरह घूरते देख बेड पर सोए लड़के ने अपने सिर नीचे किया और एक स्माइल करते हुए कहा, कायन हूँ मैं और मेरी खूबसूरती तुम जैसे ड्रैगन पर भारी पड़ेगी। ये लड़का कोई और नहीं, आकाश लोग से गुस्से में अर्थ पर आया कायन है, जिसकी छवि अभी कुछ देर पहले आकाश लोक में थी। वो लड़की आगे बढ़ी और कायन के फेस पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप ठीक है? कायन ने तेजी से उस लड़की के हाथ को झटक दिया और कहा, कौन हो तुम और कौन हूँ मैं और ये कहाँ हूँ मैं? लड़के के अजीब सवालों से सनाया परेशान हो गई। सनाया ने डॉक्टर को आवाज़ दी, डॉक्टर कैबिन
डॉक्टर ने कहा, मिस सनाया, सिर पर इंजरी होने की वजह से उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है और हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि इनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। शनाया परेशान होकर वापस रूम में आ गई तो उसने देखा कि वह लड़का वैसे ही बैठा है। समय उसके पास गई और कहा, याद करने की कोशिश करो, कौन हो तुम? सनाया की बातें सुन उस लड़के ने झट से सनाया के पेट पर अपना सिर रख दिया और उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम मेरी बेबी हो ना? सनाया ने जैसे ही ये सुना उसने उसे दूर झटकते हुए कहा, आर यू मैड? ये क्या बकवास कर रहे हो? सनाया का जवाब सुन वो लड़का अजीब सा बिहेव करने लगा। सनाया परेशान हो गई और इधर उधर घूमने लगी। सनाया को परेशान देख कायन ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। तुम मुझे अपने साथ लेकर उस फार्म हाउस में जाओगी जहाँ मेरी दामिनी है। मैं उसे तुम कमीनों के हाथ में नहीं छोड़ सकता, चाहे प्यार से या ज़बरदस्ती। मैं तुम्हारे करीब आऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। सनाया को समझ नहीं आ रहा था, तभी कायन ने अपनी शक्तियों से डॉक्टर का रूप तैयार किया और सनाया के सामने खड़ा कर दिया। अचानक डॉक्टर को रूम में देख सनाया डर गई और कहा, डॉक्टर, आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? ऐसे कौन हार्ट अटैक देता है? तभी डॉक्टर ने कहा, आपको पेशेंट को अपने साथ रखना चाहिए। क्या पता आपके साथ रहने से इन्हें सब कुछ याद आ जाए। सनाया ने इरिटेट होते हुए कहा, ओह गॉड, अब इस पागल को झेलना पड़ेगा, और उसे घूरने लगी। सनाया का इस तरह घूरने से कायन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जो वो करना चाहता था वो उसने कर दिया था। मॉल। मेनोइल ने दामिनी को अपनी बाहों में लिए हुए कार में बैठा था और दामिनी उसकी बाहों में किसी जलबिन मछली की तरह मचल रही थी। मेनोइल ने उसे घूरते हुए कहा, हिलना बंद करो। दामिनी ने उसी तरह मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। और आप मुझे ऐसे गोद में लेके क्यों बैठा है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे? देखिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मेनोइल ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, बंद करो अपनी ये नॉनसेंस। एक तो तुम्हें ये याद नहीं कि तुम कौन हो, और दूसरा मेरे कानों के पास चीख रही हो। मुंह बंद करो अपनी, समझी तुम? और उसकी उंगली को पकड़ उसके होठों पर रख दिया। मेनोइल को ऐसा करने से दामिनी अपनी नीलमणि जैसी आंखों से बस मेनोइल को देख रही थी। उनकी कार एक मॉल के सामने रुकी। बॉडीगार्ड ने जैसे ही डोर ओपन किया, मेनोइल दामिनी को अपनी बाहों में लेकर जैसे ही बाहर आया, वहाँ खड़ी सभी वार्ड की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि दामिनी को खूबसूरती की तलवार की धार की तरह थी। लेकिन जैसे ही धूप ने दामिनी की स्किन पर पड़ी, दामिनी की स्किन जलने लगी, उसके स्किन से खून निकलने लगा। उसे इतना दर्द होने लगा कि वो चीखने लगी। अचानक दामिनी की चीख से सभी घबरा गए। दामिनी की चीख इतनी तेज थी कि वहाँ का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ हवाएं चलने लगी। बॉडीगार्ड ने अपने कान बंद कर लिए। दामिनी चीखती ही जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मेनोइल की नज़र जैसे ही दामिनी के बॉडी पर गई, वो भी शॉक हो गया, क्योंकि दामिनी की स्किन फट रही थी। मेनोइल को एहसास हुआ कि शायद ये धूप की वजह से है। मेनोइल ने अपनी आंखें बंद की तो सब कुछ रुक सा गया। चारों तरफ जो जैसा खड़ा था वो वैसे ही रुक गए, और तभी मेनोइल के पंख उसके बैग को चीरते हुए बाहर निकले और दामिनी को कवर कर लिया। उसे ऐसा छुपा लिया कि सूरज की एक भी रोशनी उस तक ना आए। दामिनी की चीख बंद हो गई, लेकिन उसकी बॉडी से खून अब भी निकल रहे थे। उसे इस तरह दर्द में देख मेनोइल को भी दर्द हो रहा था, लेकिन मेनोइल को इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेनोइल वहाँ से गायब हो गया। मेनोइल के गायब होते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। सभी बॉडीगार्ड जैसे ही होश में आए, उन्होंने देखा कि मेनोइल वहाँ नहीं है, जिसकी वजह से वो मेनोइल को इधर उधर ढूंढने लगे।